गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूटीओ और भारत के बीच में एमएसपी को लेकर क्या विवाद चल रहा है। अब भारत के किसान क्यों भारत सरकार पर दबाव डाल रही है कि वो डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ बनाम भारत, एमएसपी और किसानों का भविष्य, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते क्लास को। ये आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, जो मेंस होने वाला है। इसके लिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये पीडीएफ लगा दिए हैं, पीडीएफ देते हैं, यहाँ समझा देते हैं, है ना। लेकिन समझने से पहले हम लोग देखते कि आखिर डब्ल्यूटीओ आखिर है क्या, है ना, और उसका एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं डब्ल्यूटीओ का। उसके बाद हम लोग पीडीएफ के अनुसार बातों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, डब्ल्यूटीओ, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में हम लोग जान जाते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वो डब्ल्यूटीओ का मतलब हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ये हो गया। आखिर इसका स्थापना क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका स्थापना हुआ 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियम कानून होता है उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानून को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। बातों को ध्यान से सुनते रहिए, बाकी पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अब भारत भी इसका एक सदस्य है, कुल सदस्य 164 है, जिनेवा में मुख्यालय है। वो सब तो खैर फैक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इसका 164 सदस्य है, उसमें से भारत भी एक सदस्य है। अब विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो विवाद का मुख्य कारण है एमएसपी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भारत अपने किसानों को एमएसपी नहीं दे और सब्सिडी कम से कम दे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत जब अपने किसानों को एमएसपी या सब्सिडी देता है तो मार्केट का जो प्राइस पैटर्न होता है वो बदल जाता है और प्रतिस्पर्धा खराब हो जाता है, यानी कि मार्केट का जो कंपटीशन है खराब हो जाता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, बात को समझिए। किस तरह से ये मार्केट का पैटर्न खराब हो जाता है। ये मान लेते भारत है, ये भारत है, भारत का एक गवर्नमेंट है, जी फॉर गवर्नमेंट, ठीक है ना। भारत अपने किसान को बोलता है कि जाओ तुम खेती करो, अब फसल उपजाओ, ठीक है। अब फसल उपजाने में जितना पैसा तुम्हारा लगेगा उसको एमएसपी रेट के हिसाब से हम फिक्स कर देंगे। जैसे किसान को मान लीजिए फसल उपजाने में डर लगता है, एमएसपी है क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान को अगर फसल उपजाने में डर लग रहा, कहीं रिस्क ना हो जाए और उसका पैसा कहीं डूब ना जाए, तो किसान हो सकता है फसल उपजाने से आनाकानी करे या नहीं उपजाए, ठीक है। तो भारत बोलता है क्या, भारत का गवर्नमेंट क्या बोलता है कि तुम फसल उपजाओ, फसल उपजाने में मान लो कि तुम्हारा खर्च लगा 100 रुपया, है ना। किसान को बोला कि फसल उपजाने में तुम्हारा खर्च लगा 100 रुपया, 10 रुपया और बढ़ा के 110 रुपया में हम खरीद लेंगे अगर तुम्हारा सामान नहीं बिका मार्केट में तो। और अगर 110 रुपया से कहीं भी मार्केट में सामान बिक जा रहा है तो तुम वहाँ बेच देना। यानी किसान को विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ लाभ। या अगर 110 रुपया से मार्केट में कहीं भी खरीदार मिल जाए तो उसको बेच देगा, या नहीं कोई मिला तो भारत गवर्नमेंट 110 रुपये में तो खरीद दे लेगा। यानी कि किसान का क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा, उसका खरीदार मिल जाएगा। तो किसान प्रोत्साहित होकर खेती करता है, क्योंकि भारत का जनसंख्या बहुत बड़ा है।
अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत सरकार सब्सिडी के माध्यम से और एमएसपी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करता है कि वो कृषि कार्य में संलग्न रहे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो सरकार जब सब्सिडी दे देता है तो इंटरनेशनल जो मार्केट का प्राइस होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब तो मार्केट ग्लोबलाइज हो गया, पूरा वर्ल्ड का मार्केट एक हो गया है ना, कि एक इंडिया अपना सामान को यूरोप में भी बेच सकता है, यूरोपियन कंट्री अपना सामान को इंडिया में भी बेच सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए किसान का अगर अपने से बिना सब्सिडी लिए और बिना एमएसपी बिना सब्सिडी वगैरह लिए अगर किसान का प्रोडक्ट का दाम मर रहा था, मान लीजिए पड़ रहा था 100 रुपया और उसको मार्केट में अगर 10 रुपया बढ़ा के बेचता तो 110 रुपये में बेचता। ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट मान लीजिए कि 50 रुपये का सब्सिडी दे दिया, उर्वरक के माध्यम से, बीज के माध्यम से सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि उतना खर्च गवर्नमेंट खुद उठा लेगा। मान लीजिए 50 रुपये का सब्सिडी दे दिया, तो 50 रुपये गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो घटा दीजिए, तो गवर्नमेंट का खर्च है, तो किसान को टोटल खर्च कितना पड़ा? टोटल पड़ा आपका 55 रुपया। 55 रुपये ही किसान को खर्च पड़ा, है ना। ऐसे इसका खर्च पड़ रहा था कितना? 100 रुपया, 110 रुपये में उसको बेचना था। ठीक है ना। और अभी इसको 55 रुपया प्राइस पड़ा देगा। अब मान लीजिए कि यही 55 रुपया ले जाकर वो बाजार में जाकर बेचेगा और दूसरी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री हो गया चाहे कोई और कंट्री जहाँ पर सब्सिडी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए वहाँ भी रेट लगभग सेम है, वो अपना प्रोडक्ट का आकर 110 रुपये में बेचेगा। अब भारत अपना प्रोडक्ट को 55 रुपये में बेचेगा। तो बताइए कि भारत का प्रोडक्ट पहले बिकेगा कि बाद में बिकेगा? ऑब्वियसली सस्ता होने के कारण भारत का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में रहेगा और दूसरे कंट्री का जहाँ पे सब्सिडी नहीं मिल रहा, किसान अपना ही पैसा से खेती कर रहा है, उसका सामान कम बिकेगा। तो मार्केट का जो प्राइस का जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, जिसका विरोध WTO का जो अन्य सदस्य देश है वो करते कि भारत इतना सब्सिडी अपने किसान को दे देता है कि उसका प्राइस ही कम हो जाता है और वर्ल्ड मार्केट में उसका दाम खत्म हो जाता है। भारत के किसानों का सामान अधिक से अधिक बिकता है। इसलिए WTO चाहता है कि भारत अपना MSP का जो प्रोग्राम है वो बंद करे, सब्सिडी का प्रोग्राम बंद करे। अब भारत का जो सब्सिडी का जो प्रोग्राम है ना, उसको डाल दिया है एम्बर बॉक्स में। देखिए 3 तरह का बॉक्स होता है सब्सिडी के लिए, 3 तरह का बॉक्स का यूज किया जाता है। पहला है एम्बर बॉक्स। इसमें होता है ऐसा सब्सिडी जो इंटरनेशनल प्राइस को, इंटरनेशनल मार्केट का जो प्राइस है, उत्पाद का प्राइस है, उसको एकदम खराब कर देता है ना। तो वो खराब सब्सिडी इसमें आता है, खराब सब्सिडी। दूसरा ब्लू बॉक्स होता है। ब्लू बॉक्स होता है ऐसा सब्सिडी जो लिमिटेड मात्रा में प्राइस को इफेक्ट डालता है, इंटरनेशनल प्राइस को इफेक्ट डालता है, वो ब्लू बॉक्स में हो जाएगा, लिमिटेड करता है। और तीसरा होता है ग्रीन बॉक्स। ऐसा सब्सिडी या ऐसा सहायता सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा सहायता जिससे मार्केट का प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है सब्सिडी देने से, तो उसको ग्रीन बॉक्स में डाला जाता है। तो अभी जो WTO का ही तीनों बॉक्स है। तो WTO जो भारत जो सब्सिडी देता है अपने किसानों को, उसको डाल दिया है एम्बर बॉक्स में। जो भारत का जो सब्सिडी है उसको डाल दिया एम्बर बॉक्स में, मतलब ऐसा सब्सिडी जिससे इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस इफेक्ट डालता है, डिस्टॉर्ट कर देता, खराब कर देता है ना। और दूसरे जो कंपटीटर है उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका WTO विरोध करता है। अब WTO बोलता है भाई कि तुम सब्सिडी देना बंद करो, तुम MSP देना बंद करो। तो निश्चित ही है कि भारत के किसान को यह बात खराब लगेगा, क्योंकि भारत के किसान का खिलाफ जाएगा ये सब बात। तो भारत का किसान अब भारत सरकार को बोल रहा कि तुम WTO से बाहर निकलो। WTO किसानों का हितकारी नहीं है, भारतीय किसानों का हितकारी नहीं है। तुम WTO से बाहर निकलो। किसानों का एक बड़ा समूह भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है, जिससे अभी यह तनाव ज़्यादा उत्पन्न हो गया। भारत सरकार बार बार WTO को समझाने की कोशिश करता है कि भारत का किसान गरीब है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर सब्सिडी और MSP नहीं दिया जाए तो अगर खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो फिर उतना कम उत्पादन होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। तो WTO क्या करता है कि भारत को एक अस्थायी प्रावधान दिया है ना, जिसको बोलते हैं पीस क्लॉज, शांति समझौता, है ना। एक अस्थायी है जिसके तहत चावल और गेहूं पर भारत MSP और सब्सिडी वाला प्रोग्राम जारी रख सकता है, लेकिन वो अस्थायी है,
परमानेंट नहीं है, लेकिन और WTO का दबाव हमेशा बना रहता है। तो चलिए ये एक मोटा मोटी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए। अब हम लोग जब PDF से समझेंगे तो बातों को और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला क्या है कि भारत और विश्व, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पर रेड कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। भारत और विश्व व्यापार, विश्व व्यापार संगठन WTO बने रहने की आवश्यकता और नीतिगत विकल्प। तो WTO का आपका तो बेसिक समझा दिए, स्थापना वगैरह समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं। और तनाव का कारण क्या है वो भी समझा दिए, MSP है, सब्सिडी है ना। अब देखते क्या बोलता है PDF में कि भारत में हाल ही में किसानों द्वारा यह मांग की गई है कि देश को विश्व व्यापार संगठन WTO से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को सीमित करता है। जैसा कि समझाएं कि किसान को निश्चित रूप से WTO का ये प्रावधान बहुत गलत लगेगा कि उसको MSP और सब्सिडी से दूर रखा जाए, है ना। तो भारत सरकार को बोल रहा है कि भाई तुम WTO छोड़ दो, ठीक नहीं है। हालांकि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि WTO से बाहर निकलने से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विवाद समाधान तंत्र और वैश्विक संबंधों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से यदि अगर जल्दबाजी में WTO से बाहर भारत निकल जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भी भारत में पड़ सकता है, क्योंकि भारत का जो मार्केट है ग्लोबलाइज है ना। भारत बहुत देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा है, इससे भारत का निर्यात और आयात दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं, WTO के तहत MSP और संबंधित मुद्दे। WTO के साथ जो MSP का जो मैटर चल रहा है उसके बारे में अब बताना चाह रहा है, जो आपको समझाया MSP वाला बात। MSP को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी के रूप में, MSP को व्यापार विकृत मतलब खराब कर देना, डिस्टॉर्ट करना। WTO क्या बोलता है कि MSP को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। अभी बताते कि भारत का जो सब्सिडी है उसको एम्बर बॉक्स में डाल दिया है। एम्बर बॉक्स मतलब जो मार्केट के प्राइस को, मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन को क्या कर दे, डिस्टॉर्ट कर दे, विकृत कर दे, है ना। WTO के कृषि समझौता, WTO का जो कृषि समझौता है यानी एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत MSP को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी माना गया है। WTO के तहत जो भारत आपका एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किया है ना, एक समझौता किया है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके तहत भारत का जो MSP है, भारत का जो MSP है जो अपने किसानों को देता है, वो व्यापार विकृत करने वाला सब्सिडी माना जाता है। WTO बोलता है कि आप जो MSP दे रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड को खराब इफेक्ट डालता है, डिस्टर्ब करता है। इसके कारण WTO के सदस्य देशों पर सब्सिडी देने की सीमाएं लागू होती है ना। अब आगे देखते हैं, पुराना बाहरी संदर्भ मूल्य यानी ERP WTO 1986-88 के मूल्य स्तरों को ERP के रूप में उपयोग करता है। ERP क्या होता है देखिए, ERP का फुल फॉर्म होता है ERP हो गया आपका, ERP का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस। ये एक बेस प्राइस है ना, ये एक बेस प्राइस है। इस बेस प्राइस से WTO दूसरे देशों का सब्सिडी का प्राइस को नापता है ना, बेस प्राइस से। कि 1986-88 की बात कर रहा है, देखिए ये आपका 1986 और 88 के समय प्रोडक्ट का जो दाम था उसी दाम को अभी भी फॉलो कर रहा है WTO। अब 1986-88 का जो दाम को अभी लेगा तो निश्चित है कि 1986-88 जैसे यही एक कलम होगा, मान लीजिए 86-88 में जो इसका दाम होगा, क्या उसका दाम अभी यही रहेगा? एकदम नहीं रहेगा, बढ़ा हुआ दाम रहेगा बहुत ज़्यादा। तो इसका तुलना भी करेंगे तो भाई 2 साल या 4 साल से पहले का दाम से करेंगे, 86-88 से तुलना करेंगे तो इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो WTO क्या करता है, जो भारत MSP देता है या सब्सिडी देता है, तो जितना रुपया का सब्सिडी या MSP दे रहा है उसको वो 86-88 से तुलना करता है। तो भारत का MSP बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि भारत बहुत ज़्यादा अपने किसानों को MSP दे रहा है या फिर सब्सिडी में छूट दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, ठीक है ना। तो भारत हमेशा WTO को समझाना चाह रहा है
कि अगर आप वर्तमान के संदर्भ में मूल्यों से तुलना करें भारत का सब्सिडी का, तो ज़्यादा सब्सिडी भारत नहीं दे रहा है, लेकिन आप तुलना करें 86-88 से, तो इसी कारण ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब भारत समझाने का कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच में यही विवाद के कारण है। विवाद के कारण है कि WTO बोलता है कि तुम सब्सिडी देना बंद करो, भारत बोलता है कि तुम 86-88 से कैलकुलेट करना बंद करो, क्योंकि 86-88 से कैलकुलेट करते हो तो दाम तुमको ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वही बात है। तो पुराना बाहरी संदर्भ यानी एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस 1986-88 WTO 1986-88 के मूल स्तरों को ERP के रूप में उपयोग करता है, जिससे भारत की वर्तमान MSP आधारित सब्सिडी अधिक प्रतीत होती है। जितना भारत MSP दे रहा है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है ना। अब सोचिए कि 1 किलो गेहूं का दाम 86-88 में जितना रहेगा, क्या आज भी 1 किलो का दाम वही रहेगा? बहुत ज़्यादा। अब 86-88 से तुलना कीजिएगा तो उस समय लगता है कि 1 रुपया किलो रहता होगा, अभी कितना रुपये किलो चल रहा होगा। बहुत का अंतर, मतलब 5 गुना 10 गुना का अंतर दिखाई देता है। तो ठीक है, यही बात है। तीसरा क्या है, भारत का रुख। भारत WTO में ERP यानी एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, जो कि एक बेस प्राइस है, उसमें संशोधन की मांग कर रहा है। बोलता है कि आप इसमें संशोधन करो इस प्राइस में और इसको करंट करो, और अभी का प्राइस से मेरा सब्सिडी को नाप के देखो तो सस्ता दिखाई देगा। लेकिन इससे अभी तक सफलता नहीं मिली, भारत को सफलता नहीं मिली है। WTO को वो बार बार बोल रहा है कि 86-88 का रेफरेंस प्राइस, जो आपका रेफरेंस है एक्सटर्नल प्राइस, उसको हटाइए और वर्तमान का कीजिए, लेकिन भारत को अभी तक सफल नहीं मिला है। आगे देखते क्या है, देखिए। अब भारत के पास मौजूदा नीतिगत छूट है, लेकिन भारत को WTO को छूट भी देता है ना। दबाव तो डाल रहा है कि सब्सिडी तुम बंद करो, MSP देना बंद करो, लेकिन कुछ छूट भी देता है। छूट क्या भारत को मिला हुआ देखिए, शांति खंड यानी पीस क्लॉज। यह भारत को कानूनी चुनौती के बिना गेहूं और चावल जैसी फसलों में उच्च MSP प्रदान करने का अनुमति देता है। तो जो शांति क्लॉज है, जो पीस क्लॉज है, एक अस्थायी प्रावधान है जिसके तहत भारत को गेहूं और चावल में MSP देने का आपको अधिकार दे दिया जाता है कि ठीक है, आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप गेहूं और चावल में MSP दीजिए, क्योंकि भरण पोषण करना इतना बड़ा जनसंख्या का। लेकिन फिर भी दबाव हमेशा बना रहता, क्योंकि ये एक अस्थायी प्रावधान है ना। दूसरा क्या है, वैकल्पिक सहायता तंत्र। दूसरा भारत को फैसिलिटी दिया जा रहा है WTO की ओर से, वैकल्पिक सहायता तंत्र, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो आपका PM किसान है, जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जो WTO के नियम का उल्लंघन नहीं करती है। जो अभी भारत सरकार के द्वारा PM किसान, जो जिसके तहत पैसा किसानों को भेजा जाता है, 6,000 तो भेजा जाता है टुकड़ा टुकड़ा में, उसको WTO अलाउ कर दिया है ना, और उस सहायता को ग्रीन बॉक्स में डाला है। PM किसान सहायता जो मिलता है आपका, PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा जो किसानों को दिया जाता है, इस सहायता को WTO ग्रीन बॉक्स में डाला है, ग्रीन बॉक्स में, ठीक है ना, ग्रीन बॉक्स में डाला है। तो भारत इसमें तो आराम से अपना काम कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, किसानों को लाभ पहुंचा सकता है। WTO से बाहर निकलने के संभावित दुष्परिणाम। लेकिन अगर भारत WTO से बाहर निकल जाता है तो क्या क्या भारत को गलत परिणाम का सामना करना पड़ेगा, इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्या है कि निर्यात लाभ की हानि, यानी कि हम लोग जो निर्यात करते हैं, कहीं हम लोग निर्यात करते हैं तो निर्यात करते तो हमको फॉरेन करेंसी भी मिलता है, विदेशी निवेश भी मिलता, या फॉरेन करेंसी मिलता है, तो हम लोग का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर WTO से बाहर निकलेंगे तो निर्यात करने में दिक्कत होगा, तो उसका प्रॉफिट भी नहीं उठा पाएंगे हम लोग। तो निर्यात लाभ की हानि। वर्तमान में भारत को WTO के तहत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी कि MFN का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट, हिंदी में लिख दे रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना। तरजीह मतलब क्या होता है, जिसको अधिक से अधिक फेवर दिया जाए, है ना, लाभ दिया जाए। तो सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन, और राष्ट्रीय उपचार यानी नेशनल ट्रीटमेंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नेशनल ट्रीटमेंट जैसी व्यापारिक सुविधाएं मिल रही है, जिससे भारत WTO में रहकर
एमएसपी देते हुए, सब्सिडी देते हुए भी लाभ उठा रहा है। तो आपको बता दें सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। इसके तहत अगर WTO का कोई सदस्य देश किसी देश को कोई फ़ायदा पहुंचाता है ना, किसी तरह का कुछ फ़ायदा पहुंचाता है, तो उस देश को, सभी देशों को वही फ़ायदा पहुंचाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये WTO है, ये WTO का बहुत सारा मेंबर देश है, उसमें से एक मेंबर देश किसी देश को, इस देश को क्या किया, कुछ मामला में फ़ायदा पहुंचाया, तो वो फ़ायदा सभी मेंबर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका को देंगे और बाकी को नहीं देंगे। तो इसके कारण क्या होता है, भारत को भी फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय उपचार का मतलब क्या होता है, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई विदेशी सामान किसी देश का बाउंड्री पार करके उसका मार्केट में आता है ना, तो उस देश को अपना घरेलू सामान की तरह उसको भी वैल्यू देना पड़ेगा। यानी अपना घरेलू सामान को, अपना देश का घरेलू सामान को जितना वो फैसिलिटी दे रहा है, उतना ही फैसिलिटी विदेशी सामान को भी देना पड़ेगा, अगर वो बाउंड्री क्रॉस करके मार्केट में आ जाता है तो, जिसके तहत भारत इसका भी लाभ उठा लेता है। तो भारत अभी आपका WTO के 2 नियमों का लाभ उठा रहा है, एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का, दूसरा राष्ट्रीय उपचार यानी नेशनल ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसको भारत को घाटा हो जाएगा, है ना। अगर भारत WTO से बाहर निकल जाता है तो इस फैसिलिटी भारत को फिर नहीं मिल पाएगा। अधिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की आवश्यकता, है ना। इससे क्या होगा, अब WTO से बाहर निकल जाएगा भारत, तो भारत को अब अलग अलग देशों के साथ समझौता करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये बड़ा ही जटिल प्रोसेस है। सब देशों के साथ समझौता करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, जो भारत के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम देने वाला होगा। भारत को अन्य देशों के साथ अलग अलग मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत करनी होगी, जो बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है। व्यापार विवाद समाधान की समस्या, अब व्यापार में अगर कोई विवाद हो गया, 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है और उसमें कुछ विवाद हो गया दोनों देशों के बीच में, तो उसका फैसला फिर कैसे होगा। अभी WTO है तो WTO उसका फैसला कर देता मुखिया बनकर, लेकिन अगर 2 देशों के बीच में विवाद हो जाए और WTO में मेंबर भारत नहीं रहे तो फिर फैसला कैसे होगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अमेरिका जैसा देश जो हमेशा टैरिफ का ही बात करते रहता है, अगर भारत पर ऊंचा टैरिफ लगा देता है तो भारत अभी WTO का सदस्य होने कारण WTO में जाकर क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है और टैरिफ कम करवा सकता है ना। लेकिन अगर WTO से बाहर निकल जाए और अमेरिका से व्यापार करे, अमेरिका उच्च टैरिफ लगा दे भारत पर, तो भारत फिर किसके पास जाएगा। ये बात को समझने का ज़रूरत है, क्योंकि अब मार्केट हो गया ग्लोबलाइज, है ना, भूमंडलीकरण का दौर है, ठीक है। तो व्यापार विवाद समाधान की समस्या, WTO एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां भारत अन्य देशों के खिलाफ व्यापार विवादों का निपटारा कर सकता है ना। यदि भारत WTO से बाहर हो जाता है तो यह सुविधा क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। भारत को जो सुविधा मिला विवाद निपटान का, वो तो सुविधा खत्म हो जाएगा। फिर देखिए भारत को WTO में बने रहने की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी नज़र हम लोग डालते हैं कि WTO में क्यों भारत को बने रहना चाहिए। तो पहला क्या है कि वैश्विक व्यापार में स्थिरता, अगर भारत जैसा एक बड़ा देश WTO का मेंबर रहता है तो विश्व का व्यापार में स्थिरता बना रहेगा, क्योंकि भारत WTO का एक संस्थापक देशों में से एक रहा है। WTO का कमजोर होना अमेरिका और अन्य शक्तिशाली देशों को व्यापार में एक तरफा कदम उठाने की स्वतंत्रता देगा। अगर WTO खुद कमजोर हो जाएगा तो अमेरिका और अन्य विकसित देश जब कुछ गलत मार्केट स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो वो एक तरफा मुनाफा कमा के ले जाएंगे, है ना, क्योंकि उसको रोक टोक करने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। तो भारत रहेगा, भारत जैसा एक शक्तिशाली देश रहेगा तो निश्चित रूप से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा क्या है, क्या और रहने की आवश्यकता है, तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन, है ना। WTO को मजबूत करने में विकासशील देशों को बेहतर व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली यानी कि एक पक्ष के साथ व्यापार नहीं हो रहा, बहुत देशों के साथ व्यापार हो रहा है। अगर एक देश कुछ गड़बड़ी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य देश के साथ तो व्यापार हो ही रहा है। इससे क्या होगा, एक व्यापार प्रणाली को विकसित करने में भारत को मदद मिलेगा, भारत इसका लाभ उठा सकता है ना। नहीं तो भारत को क्या होगा, किसी विशेष देश पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसानों को सही जानकारी देना, अब बातों को किसानों को सही तरीके से समझाना पड़ेगा,
है ना, कि WTO ठीक है विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग तो किसी तरह से फ़ायदा उठा ही ले रहे हैं MSP और सब्सिडी का। उसके बाद और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का है दर्जा, वो उसका भी फ़ायदा उठा ले रहे हैं। राष्ट्रीय उपचार ट्रीटमेंट है, उसका भी फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो सब फ़ायदा उठा ही ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैनेज करके हम लोग को चलना चाहिए, WTO को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग LPG को स्वीकार कर चुके हैं 1991 में, है ना, अपना मार्केट दूसरों के लिए खोल चुके हैं। अगर हम लोग WTO से बाहर निकल जाएंगे तो अपना मार्केट क्या हो जाएगा, दूसरा लोग कैप्चर कर लेगा और हमें दूसरा का मार्केट में जाने का अवसर ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। किसानों को WTO और इससे जुड़े वास्तविक आवश्यकताओं को जागरूक करना चाहिए और जिससे वे सूचित निर्णय ले सके। किसानों को भी जागृत करना चाहिए कि WTO से हम लोग क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। इस प्रकार देखते हैं कि एक निष्कर्ष आ जाता है, एक छोटा सा निष्कर्ष दे दिए हैं कि भारत को WTO से बाहर निकलने के बजाय इसे सुधारने और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कूटनीति स्तर पर कार्य करना चाहिए। यानी कि भारत को WTO से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। WTO से क्या होना चाहिए, कूटनीति स्तर पर बात करना चाहिए, है ना, अपना बातों को अधिक से अधिक अच्छा से रखें और अधिक से अधिक बेनिफिट अपना पक्ष में करें। छोड़ देना कुछ विकल्प नहीं होता है, भाग जाना कहीं से विकल्प नहीं होता समस्याओं को देखकर। सरकार को नीतिगत सुधारों के साथ किसानों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत बनी रहे, है ना। वैश्विक व्यापार में अगर भारत अपना स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो WTO में उसे शामिल रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग बातों को समझ गए कि WTO क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, भारत के साथ MSP का क्या विवाद है और ये विवाद क्यों है, और किसान क्यों चाहते हैं कि भारत को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन भारत को WTO में क्यों रहना चाहिए। इन सब बातों को आज हम लोगों ने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।